हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हेल्थ टिप्स विद डॉक्टर मनीष। आज एल्डरली हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन सीरीज में हम बात करेंगे क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन के बारे में, जिसे कि हम कब्ज की बीमारी भी बोलते हैं। ये कब्ज की बीमारी के क्या कारण होते हैं, इसकी वजह से हमारे शरीर में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं और हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, आज इस वीडियो में हम इस बात पे चर्चा करेंगे। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, कब्ज होने के चांसेस बढ़ते जाते हैं और जिन लोगों की उम्र 60 साल से ज़्यादा होती है उनमें कब्ज की बीमारी बहुत ही कॉमनली देखी जाती है। कब्ज की बीमारी औरतों में आदमियों के मुकाबले में 2 से 3 गुना ज़्यादा देखी जाती है। तो सबसे पहले हम कब्ज को समझते हैं कि कब्ज क्या होती है। नॉर्मली हम एक दिन में 3 बार से लेके एक हफ्ते में 3 बार तक लेटरिन जाते हैं। अगर आपको एक हफ्ते में लेटरिन 3 बार से कम आ रही है और आपको 3 दिन तक अगर लेटरिन नहीं हुई है तो इसे हम कब्ज बोलते हैं। इसके अलावा अगर आपको लेटरिन करने में दिक्कत महसूस हो रही है, आपको दर्द हो रही है, आपके स्टूल बहुत ही हार्ड हैं, ड्राई हैं, इसे भी हम कब्ज बोलते हैं। अगर आपको लेटरिन करने में बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ रहा है, आपको बहुत ज़्यादा समय लग रहा है और अगर आपको अपनी उंगली से लेटरिन को निकालना पड़ रहा है, इसे भी हम कब्ज बोलते हैं। लेकिन अगर आपको लेटरिन हो रही है लेकिन वो पूरी खुल के नहीं हो रही है, इसे हम कब्ज नहीं बोलते। अब हम बात करेंगे कि कब्ज का हमारे शरीर पे क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर हमें कब्ज है और हमें लेटरिन नहीं हुई है तो हम बहुत अच्छा महसूस नहीं करते। हमारा पेट भरा भरा सा रहता है, हमें भूख कम लगती है और हम सेटिस्फाइड महसूस नहीं करते हैं। इसके अलावा हमारे पेट में दर्द हो सकती है, हमारे पेट में गड़गड़ की आवाज़ें आ सकती है, ब्लोटिंग हो सकती है, उल्टी का दिल कर सकता है। इन सब लक्षणों की वजह से हम अपने पूरे दिन को अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाते, मतलब हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी कम होती है। कब्ज की वजह से हमारा फाइनेंशियल लॉस भी होता है, हमें हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, डॉक्टर हमारे तरह तरह के टेस्ट करते हैं, तरह तरह की दवाइयाँ देते हैं जो कि आजकल काफ़ी महंगी हैं। कब्ज की वजह से कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, कब्ज के क्या क्या कारण होते हैं? ऐसा नहीं है कि अगर आपकी उम्र बढ़ रही है तो आपको कब्ज होगी ही होगी, लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारे शरीर में ऐसी कई चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं जिसकी वजह से कब्ज होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे कि हमारी मोबिलिटी कम हो जाती है, चाहे वो हमारी दर्दों की वजह से हो या किसी और कारण की वजह से हो। अगर हमारी मूवमेंट कम होती है तो हमारे कब्ज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारी आंतें कमज़ोर पड़ जाती हैं, हमारे पेट के जो मसल्स होते हैं वो भी वीक पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से हम प्रॉपर ढंग से लेटरिन नहीं कर पाते। अगर उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारा खाना पीना ठीक नहीं है तो उससे भी हमारी कब्ज बढ़ सकती है। जैसे कि अगर हम पानी कम पीते हैं या हम ऐसा खाना खाते हैं जिसमें फाइबर की मात्रा काफ़ी कम है, तब भी कब्ज होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। उम्र के साथ साथ हमारी आंतों की नसें कमज़ोर पड़ जाती हैं, हमारी आंतों की सेंसेशन भी कम हो जाती है, जिससे भी कब्ज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर किसी भी वजह से हमारे बड़े बुजुर्ग बेड रिडन हैं, चाहे वो गठिया की वजह से हैं, चाहे वो पैरालिसिस की वजह से हैं, चाहे वो कैंसर की वजह से हैं या और किसी कारण की वजह से भी वो बेड रिडन हैं, तब भी उनमें कब्ज बहुत ज़्यादा देखी जाती है। इसका भी कारण यही है कि उनकी मूवमेंट कम है, उनकी डाइट प्रॉपर नहीं है और वो पानी भी प्रॉपर ढंग से नहीं ले रहे हैं, जिससे कि कब्ज बढ़ जाती है। कई लोग हमें पूछते हैं, डॉक्टर साहब क्या स्ट्रेस की वजह से भी कब्ज हो सकती है? तो ये सही है कि स्ट्रेस की वजह से भी हमें कब्ज हो सकती है। स्ट्रेस में जो हमारे शरीर में हार्मोन रिलीज होते हैं वो हमारी आंतों की मूवमेंट को कम ज़्यादा कर सकते हैं, जिसकी वजह से कब्ज हो सकती है। इसके अलावा जो लोग स्ट्रेस में होते हैं वो अच्छे ढंग से खाना नहीं खाते, वो पानी पूरा नहीं पीते, उनकी एक्टिविटी कम हो जाती है, वो ज़्यादा लोगों के साथ मिलना घूमना फिरना पसंद नहीं करते। ये सारी चीज़ें भी कब्ज का कारण बनती हैं। इसके अलावा हमारे बड़े बुजुर्गों में कई ऐसे स्पेसिफिक कारण होते हैं जिसकी वजह से भी कब्ज हो सकती है। इन कारणों में हमारे बड़े बुजुर्ग कई तरह की दवाइयाँ ले रहे होते हैं जो कब्ज कर सकती हैं, जैसे कि पेन किलर। अगर हम अपने गठिया के लिए या अपनी किसी और बीमारी के लिए दर्द की दवाइयाँ ले रहे हैं, जैसे कि डिक्लोफिनेक, ब्रूफन, ट्रेमाडोल, अगर हम ऐसी मेडिसिन ले रहे हैं तो ये भी कब्ज कर सकती हैं। जो पेशेंट्स
मिर्गी की दवाइयाँ ले रहे हैं, डिप्रेशन की दवाइयाँ ले रहे हैं, एलर्जी की दवाइयाँ ले रहे हैं, ऐसी कुछ बीपी की दवाइयाँ भी हैं जो कब्ज कर सकती हैं। जो लोग पार्किंसोनिज्म की दवाइयाँ ले रहे हैं या गैस्ट्रिक की ऐसी दवाइयाँ ले रहे हैं जिसमें कि कैल्शियम और एल्युमिनियम होता है, ये सारी दवाइयाँ भी उनमें कब्ज का कारण बन सकती हैं। कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी होते हैं जो कब्ज करते हैं, जैसे कि अगर हमारे ब्रेन में कोई ट्यूमर है, हमारे स्पाइनल कॉर्ड में कोई ट्यूमर है, हमारे स्पाइनल कॉर्ड की कोई इंजरी हो रखी है, ये सब कारण भी कब्ज करते हैं। शुगर की वजह से भी हमारी आंतों की नसें कमजोर पड़ जाती हैं जो कब्ज करती हैं। इसके अलावा डिमेंशिया, पार्किंसोनिज्म डिजीज भी ऐसी बीमारियां हैं जो कब्ज का कारण बनती हैं। कई बार बड़े बुजुर्गों में वायरल इन्फेक्शन के बाद भी आंतों की मूवमेंट कम हो जाती है, जिसकी वजह से उन्हें कुछ दिनों तक कब्ज हो सकती है। अगर हमारी आंतों में किसी भी तरह की रुकावट है, चाहे उसका कारण हर्निया है, कैंसर है, या हमारी लैट्रिन सख्त होके वहां पे जम गई है, जिसे हम फीकल इन्फेक्शन बोलते हैं। इसके अलावा अगर हमारी आंत किसी वजह से सिकुड़ गई है, उसमें कोई स्ट्रक्चर बन गया है, या कोई पहले सर्जरी हो रखी है, उसकी वजह से भी हमारे पेट में एडीजन्स बन जाते हैं जो भी कब्ज का कारण बनते हैं। इसके अलावा कई बड़े बुजुर्गों में पाइल्स की वजह से या गुदा द्वार में फिशर होने की वजह से भी कब्ज हो जाती है। बहुत सारे पेशेंट्स में कब्ज का कारण शुगर भी होता है या थायराइड का कम होना भी होता है। ऐसे कुछ सप्लीमेंट्स भी हैं जो कब्ज का कारण बनते हैं, जैसे कि आयरन, फॉलिक एसिड, कैल्शियम। कई लोगों में विटामिन डी की वजह से भी कब्ज हो सकती है। कई बार कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें कब्ज का कोई भी कारण नहीं होता और इनकी संख्या 20% तक हो सकती है। कई बार बड़े बुजुर्गों में कब्ज के 2 या 2 से ज्यादा कारण भी होते हैं, तो ऐसे पेशेंट्स में ट्रीटमेंट भी सभी कारणों को ठीक करने के लिए ही दी जाती है। कई लोगों में कब्ज की वजह से उनके पेशाब में भी दिक्कत आती है, तो जैसे ही इन लोगों की कब्ज में फर्क पड़ता है, इनके पेशाब के सिम्टम्स भी ठीक होना शुरू हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताऊंगा ऐसे कौन से खान पान हैं जिसकी वजह से हमें कब्ज हो सकती है। अगर आप पर्याप्त मात्रा में ऐसा खाना नहीं खा रहे हैं जिसमें कि फाइबर भरपूर मात्रा में होते हैं, तो आपको कब्ज हो सकती है, जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या होल ग्रेन। अगर आप इनका सेवन कम कर रहे हैं तो आपको कब्ज होने के चांसेस ज्यादा हैं। इसके अलावा अगर आप मीट ज्यादा खा रहे हैं, दूध वाली चीजें ज्यादा ले रहे हैं, अंडे वगैरह ज्यादा खा रहे हैं, मिठाई का सेवन आप ज्यादा मात्रा में कर रहे हैं, तब भी आप में कब्ज होने के चांसेस ज्यादा हैं। अगर आप प्रोसेस्ड ग्रेन्स ले रहे हैं, जैसे कि अगर आप वाइट ब्रेड ले रहे हैं, वाइट पास्ता ले रहे हैं, वाइट चावल ले रहे हैं, इन सब फूड आइटम में भी फाइबर की मात्रा कम होती है और ये आपके शरीर में कब्ज कर सकती है। आजकल कई बड़े बुजुर्ग चॉकलेट का बहुत ज्यादा सेवन करने लगे हैं। चॉकलेट भी कब्ज का एक बहुत बड़ा कारण है। इसके अलावा अगर आप फास्ट फूड खा रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं और आप पैक्ड फूड खा रहे हैं, तब भी आप में कब्ज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो लोग अकेले रहते हैं, ऐसे लोगों में खाना बनाने का, खाना खाने का शौक भी कम हो जाता है और इन लोगों में भी कब्ज ज्यादा देखने को मिलती है। अगर हम कब्ज की वजह से होने वाली कॉम्प्लिकेशंस की बात करें, तो जो सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन देखी जाती है वो है फीकल इंफेक्शन। मतलब कब्ज की वजह से हमारी आंतों में लैट्रिन जम जाती है, वो आंतों में ही फंस जाती है, जिसकी वजह से हमारी आंतें ब्लॉक हो जाती हैं। इसके अलावा जब ये लैट्रिन हमारी आंतों में फंस जाती है, तो जो आंतों में पीछे की तरफ को फ्लूइड इकट्ठा होता है, वो इस लैट्रिन के आसपास से नीचे को आना शुरू हो जाता है। ये फ्लूइड हमारे मल द्वार से बाहर को आता है, जिससे कि हमारे कपड़े खराब हो सकते हैं, हमें इन्फेक्शंस हो सकते हैं, हमारे कपड़ों से स्मेल आ सकती है। इस कंडीशन को हम ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस बोलते हैं। ये भी कब्ज से होने वाली एक कॉम्प्लिकेशन है। कब्ज वाले लोगों को पाइल्स की शिकायत ज्यादा देखने को मिलती है, उनमें फिशर ज्यादा होते हैं और उनमें गुदा द्वार का प्रोलैप्स भी बहुत कॉमनली देखने को मिलता है। अगर कब्ज की वजह से आपको उल्टियां हो रही हैं, आप कुछ भी खाना नहीं पचा पा रहे हैं और अगर आपको लग रहा है कि आपकी आंतें ब्लॉक हो गई हैं, तो इस कंडीशन को हमें इमरजेंसी की तरह ट्रीट करना पड़ता है। तो जब भी आप कब्ज की बीमारी के साथ डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर सबसे पहले आपके लैट्रिन के रास्ते की जांच करता है। वो अपनी उंगली से आपके लैट्रिन के रास्ते की जांच करके देखता है कि कहीं आपके रेक्टम में कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो गया है, कहीं कोई कैंसर तो नहीं बन रहा है, कहीं आपके रेक्टम का प्रोलैप्स तो नहीं हो रहा है, या कहीं कोई हार्ड लैट्रिन आपके रेक्टम में इकट्ठी तो नहीं हो गई है जिसकी वजह से आप लैट्रिन नहीं जा पा रहे हैं। तो ये एक बहुत ही जरूरी प्रोसीजर है जो कि सभी पेशेंट्स में करके देखना चाहिए।
कई बार डॉक्टर कब्ज की बीमारी में आपको कोलोनोस्कोपी करने के लिए बोलता है। तो ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें कि हमें कोलोनोस्कोपी करनी चाहिए? अगर कब्ज की वजह से आपके पेट में लगातार दर्द रह रही है, आप में खून की कमी हो रही है, आपका वेट लॉस हो रहा है, आपको कभी कब्ज हो रही है, कभी आपको दस्त हो रहे हैं, आपको पहली बार कब्ज होना शुरू हुई है और आपकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है, आपके लैट्रिन में ब्लड आ रहा है या आपको काले रंग की लैट्रिन आ रही है, ऐसी कंडीशन में आपको कोलोनोस्कोपी भी करवानी चाहिए। कई बार फ्रेंड्स हम आंतों की ब्लॉकेज को ही कब्ज मान लेते हैं, लेकिन आंतों की ब्लॉकेज एक बहुत ही सीरियस कॉम्प्लिकेशन है। अब मैं इसके आपको लक्षण बताता हूं ताकि आप सही समय पर इसकी पहचान कर सकें और अपना जल्दी से जल्दी इलाज कर सकें। जब भी आंतें ब्लॉक होती हैं तो हमारे पेट में मरोड़ जैसे पड़ना शुरू हो जाते हैं और ये दर्द धीरे धीरे बढ़ती रहती है। इसके अलावा हमारी भूख कम हो जाती है, हमें उल्टियां होना शुरू हो जाती है, हम गैस भी पास नहीं कर पाते, हमारे पेट में सोजिश हो जाती है और हम बहुत ही ज़्यादा वीक फील करते हैं। तो अगर ऐसे कोई लक्षण आते हैं तो इमीडिएटली डॉक्टर को आप अपना चेकअप कराएं। आंतों की ब्लॉकेज के सबसे कॉमन कारण हैं हर्निया का होना, आंतों में किसी तरह का कैंसर का होना, हमारे पेट के अंदर एडहीजन बनना, जो कि कई बार पहले जो सर्जरीज हो रखी होती हैं उसकी वजह से बन जाते हैं। इसके अलावा कुछ मेडिसिन्स भी आंतों में ब्लॉकेज कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे कुछ लक्षण आते हैं, इमीडिएटली अपने डॉक्टर को चेकअप कराएं और अपना इलाज कराएं। थैंक यू वेरी मच।